हमारे सिलेबस में इंडियन पॉलिटी का ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से लास्ट जिसको हम लोग कहेंगे कि एक बड़ा टॉपिक हमें पढ़ना है। उसके बाद एक इलेक्शन का छोटा टॉपिक है बचा हुआ, वो देखेंगे। देखिए अमेंडमेंट ये क्या प्रोसेस है, हमने कहाँ से ली है, क्यों लिया है, क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हमें ऐसे अमेंडमेंट जैसा प्रोसेस दिखता है, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। अमेंडमेंट को लेके इसके पहले भी हमने डिस्कशन वैसे किया है कि जब भी हमें हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करने की जब नौबत आती है, उस समय हम जो प्रोसेस चलाते हैं, हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस प्रोविज़न को चेंज करने के लिए, आर्टिकल सेक्शन को चेंज करने के लिए, कोई पार्ट या आर्टिकल निकालने के लिए या ऐड ऑन करने के लिए हमें जो चेंजेस लाने पड़ते हैं, उस चेंजेस के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे भाई वो तो एक्सपर्ट थे उस पर्टिकुलर सेक्टर के। हमने प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एक्सपर्ट मेंबर थे उनके हाथों में हमने ये काम सौंपा था कि भाई आप देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और उन्होंने इंडिया का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और आज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्सपर्ट्स ने बनाया है तो उस एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने का राइट हम आज के सरकार के हाथ में क्यों देते हैं ना, ये सही में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन जाता है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब भी कोई भी अगर हम लोग देश देखें तो किसी भी देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेंगे, जो भी एक्सपर्ट मेंबर रहेंगे, वो उस सिचुएशन में उस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चरल स्ट्रक्चर कैसा है, इन सारी चीज़ों को देख के वो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन सोसाइटी ये तो चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, और जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो चेंजेस आना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि हमारे लाइफ का सबसे अगर कोई पवित्र ग्रंथ होगा अगर कोई हमारे लिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर यही पवित्र ग्रंथ अगर हमारे जीवन में ही आड़ बन जाए, मतलब हो रहा है ऐसा है कि सोसाइटी हो गई मॉडर्न और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है एकदम पुरातन, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे और शायद लोग ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ज़रूरी हैं। जब भी हमें लगता है कि नहीं अब ये आर्टिकल, ये सेक्शन, ये पार्ट, ये शेड्यूल कहीं ना कहीं आज के ज़माने में सूट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल उसको चेंज करना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को लेके बहुत अच्छा अपना एक स्टेटमेंट रखते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ये स्टेटमेंट था कि वो कहते हैं कि मतलब कोई भी अगर हम लोग पानी देखें जो जमा हुआ है और जमा हुआ पानी एकदम ऐसा नया नया होगा तो वो एकदम क्लीन दिखता है, लेकिन ये क्लीन पानी आज नहीं तो कल कभी ना कभी गंदा होगा। पानी जितना बहता रहेगा उतना वो क्लीन रहेगा, राइट। सो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में। 1950 की सोसाइटी में और आज के सोसाइटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। 1950 के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, 1950 में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अगर अंतर आता है, चेंजेस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। हम कहीं भी जाएंगे, मतलब किसी भी देश में जाएंगे जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलता है या फिर अनरिटन भी मिलता होगा, हर कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस के लिए हर कंट्री ने कोई ना कोई प्रोविज़न किया ही है। मतलब अगर हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं, मतलब यूएस जाते हैं, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का राइट मिलता है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 128 में ये प्रोविज़न है कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं। अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो कनाडा में फॉर्म नंबर 4 में ये प्रोविज़न है कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 368 ये राइट देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट को अगर लगता है कि अभी कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी है तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकता है, बिल रख सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों है ये हमने समझ लिया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि हम पुरानी सोच, पुराना सोसाइटी, पुराना कल्चर लेके जाएंगे
तो कहीं ना कहीं क्लैशेस आज के सोसाइटी से हो गए और यहाँ पे रिवोल्यूशन बनने की कोशिश मतलब पूरी तरीके से संभावना रहेंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना रहें, इसीलिए अमेंडमेंट्स करना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखो आज अगर हम लोग देखें तो आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 106 टाइम अमेंडमेंट हुआ है। अगर पिछले 10-11 सालों की बात करें तो एनडीए सरकार में, मोदी जी के सरकार में लगभग सोचो ना आपकी कितने अमेंडमेंट्स हुए अब तक, तो लगभग सोच के चलो कि 7-8 अमेंडमेंट हुए अब तक अगर पिछले 10-11 सालों में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। ये सिर्फ 10-11 सालों में अगर 8 अमेंडमेंट हो रहे हैं तो ये नंबर सही में बड़ा है। और ठीक है, अच्छी चेंजेस लाने की कोशिश की है उन्होंने। जैसे 102nd अमेंडमेंट अगर हम लोग देखें तो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, 106th अमेंडमेंट देखे तो वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया है 33%। तो ठीक है, चेंजेस जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहे, ये हम कहीं ना कहीं आशा करेंगे कि ठीक है अमेंडमेंट तो हो रहे लेकिन अमेंडमेंट ये पॉजिटिव रहे। भाई अमेंडमेंट ऐसे ना रहे जो हमारे राइट्स को ही रिस्ट्रिक्ट करे या फिर हमारे पॉलिटिकल कल्चर को ही कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करे। तो हर कंट्री में हमें अमेंडमेंट प्रोसेस दिखता है। इंडिया में लास्ट 75 ईयर्स में 106 अमेंडमेंट्स हैं। वहीं अगर हम लोग यूएस जाते हैं तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1791 में। 1791 से लेके आज तक मतलब हम बात कर रहे हैं कि लगभग उसे 250 साल से ज़्यादा हो गए। 250 सालों में अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें यूएस की, तो यूएस में आज तक 36 अमेंडमेंट्स हुए हैं मात्र, सिर्फ। और क्यों सिर्फ 36? और हमने लास्ट 75 ईयर्स में ऐसे कैसे झंडे गाड़ दिए 106? तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई यूएस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इतना इजी नहीं है, इतना सीधा साधा प्रोसेस नहीं है कि कोई भी उठ सुट के जो है वो अमेंडमेंट कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे अमेंडमेंट बहुत रेयर दिखते हैं। इंडिया में तो ऐसे 106 अमेंडमेंट हुए हैं। तो अमेंडमेंट करने का राइट हमने सौंपा है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के तरफ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद राइट देता है कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स या आर्टिकल या सेक्शन में अमेंडमेंट ला सकती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ये राइट पार्लियामेंट के हाथ में सौंपा है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनता है, वो ये कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट, हर आर्टिकल, कोई भी सेक्शन और कोई भी शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकता है? ये क्वेश्चन बनता है। अगर सही में पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल या सेक्शन या पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है, तो अमेंडमेंट को लेके पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर्स है। और कहीं ना कहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अपने हिसाब से बदल पाएंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क तो बन रहा है। भले ही हम कह रहे हैं कि ठीक है पार्लियामेंट को हमने राइट दिया कि पार्लियामेंट बिल्कुल अमेंडमेंट ला सकता है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में, हर आर्टिकल्स में अमेंडमेंट ला सकता है क्या? चेंजेस कर सकता है क्या? यहाँ क्वेश्चन मार्क बनता है। तो इस हिसाब से जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इंडिया के, वो बढ़ते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट मतलब एक ग्रुप जो कहता है कि यस वो लेजिस्लेचर है भाई, और लेजिस्लेचर को ही तो चेंजेस लाने की मतलब रूल्स रेगुलेशन करने की उन्हें राइट है। तो बिल्कुल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस ला सकता है, ये एक ग्रुप का कहना है। लेकिन अगर हम लोग वही सोसाइटी में दूसरा ग्रुप देखें तो वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इस पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की बातें करते हैं। और उनका कहना है कि नहीं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला पाएगा, किसी भी सेक्शन को निगेटिव सेंस में चेंजेस वो नहीं कर सकता है। ये जो दूसरा पार्ट है जो कहीं तो पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बेसिकली किस पार्ट की बात कर रहे हैं? वो बेसिकली किस सेक्शंस की बातें कर रहे हैं कि इन सेक्शंस, इन आर्टिकल्स, इन पार्ट में पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 12 से लेके 35, जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस में, सेक्शंस में, आर्टिकल्स में, इस पार्ट में पार्लियामेंट बिल्कुल अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा। ये इसी सोसाइटी के ग्रुप 2 का कहना है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोसाइटी में ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ग्रुप जो है ना, कि रोक रहे हैं पार्लियामेंट को कि आप इन सेक्शन में नहीं ला पाओगे अमेंडमेंट, तो उनका कहना सही है क्या? तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
तो हमने जब पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 3 शुरू किया, तो पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमने सबसे पहला आर्टिकल 12 पढ़ा, उसके बाद हमने 13 पढ़ा। 12th आर्टिकल ने हमने ये पढ़ा है कि 12th जो है वो स्टेट का डेफिनेशन बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़, इसके अलावा सारे वो कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट के अंडर में है, उसके अलावा वो सारे प्राइवेट सेक्टर्स या फिर प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो सब आते हैं स्टेट के डेफिनेशन में। और बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने 13th ये आर्टिकल ये पढ़ा है कि स्टेट बिल्कुल ऐसे कोई चेंजेस, ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे। अब यहाँ 13 तो क्लियर कर रहा है कि स्टेट ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकता है, तो जब 13 ये डिक्लेयर कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो बन ही जाता है कि फिर सही में पार्लियामेंट को इस पार्ट नंबर 3 में मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करने के राइट है या नहीं है, राइट। सो हम यहाँ पे कितना भी डिस्कशन और डिबेट कर ले, हमें ये आंसर तो मिलने से रहा कि भाई पार्लियामेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के को इंटरप्रिटेशन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएगी कि भाई पार्लियामेंट को कितना राइट है, पार्लियामेंट इस पार्ट 3 में और इन सेक्शंस में, इन आर्टिकल्स में हमारे राइट्स में चेंजेस ला सकती है या नहीं ला सकती। तो इसको लेके आज तक बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट आए हैं और हर बार सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स थे, उन जजमेंट्स ने क्लियर किया कि पार्लियामेंट को कितने राइट्स है और कितने नहीं हैं। ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के जो उनके खुद के जो राइट्स हैं, उनके खुद के राइट्स में उनको और एक स्पेशल राइट मिल जाता है, वो ये कि खुद सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए जजमेंट को चेंज कर सकते हैं, राइट। पहले वो अगर ये कहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी यही कहेंगे। पहली बार अगर उन्होंने ईस्ट कहा था तो हो सकता है बाद में वो वेस्ट कहें, उसके बाद हो सकता है वो नॉर्थ कहे, साउथ कहे, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने जजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमने शंकरी प्रसाद केस देखना है, गोलकनाथ केस देखना है, केशवानंद भारती केस देखना है, मिनर्वा मिल्स केस देखना है, वामन राव केस देखना है, जिन केसेस के जजमेंट्स ने ये क्लियर किया कि पार्लियामेंट को कितने राइट्स रहेंगे फंडामेंटल राइट्स को लेके और कितने नहीं रहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने बना है ना कि पार्लियामेंट सारे पार्ट्स या सारे सेक्शन में चेंजेस, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं क्या, उसका आंसर हमें मिलेगा इन केसेस में। तो पहला केस डालिए शंकरी प्रसाद केस। बिल्कुल 1951, मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ नहीं तो क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। अब देखो हुआ क्या था, उसे समझते कि अगर केस गई है, मतलब वही है, आग लगी है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ना, शुरुआत कहीं तो हुई होगी, तभी जाके तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। तो देखो हुआ क्या, हुआ ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को लागू हुआ और उसी साल या फिर एक कुछ महीने बाद 1951 में इसी कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने कुछ नए आर्टिकल्स ऐड ऑन किए, जो आर्टिकल्स थे आर्टिकल 31A एंड 31। पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने, अब ये सारे केसेस पढ़ने के बाद हमें फिर अमेंडमेंट्स ही देखने हैं पूरे 106, तो पढ़ेंगे हम पहला अमेंडमेंट क्या था। अब ये जो चेंजेस हुए हैं, ये जो दो नए आर्टिकल्स डाले गए थे 31A और 31B, ये किससे डाले गए थे उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि भाई जैसे जब यूनाइटेड नेशन में 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका चार्टर जब डिक्लेयर किया गया 10 दिसंबर, ये दिन जो है हम हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके चार्टर में हर टाइप के राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैं, ये डिक्लेयर किया था। मतलब उसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजन, इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी ये भी था। हमने भी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स के नाम से जब राइट्स डाले, तो हमने फंडामेंटल राइट्स के नाम पे या फिर प्रॉपर्टी, ये जो मामला था, ये राइट टू प्रॉपर्टी का, ये राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किए। तो फंडामेंटल राइट्स में अगर प्रॉपर्टी का राइट ऐड हुआ है तो इसका मतलब क्या है। जैसे आर्टिकल 13 अभी हमने डिस्कस किया है, तो 13 तो ये कहता है कि स्टेट ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है कि जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे आ जाए। और हमने प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब स्टेट
ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है कि लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई भी आ जाए। उनका जो असेट है, उनका जो लैंड है, उनके जो भी ज़मीनें हैं एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको लेके लॉज बनाने का राइट ही नहीं रहा ना, सीधा सीधा मामला, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई। लेकिन सरकार के सामने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे भाई। हमारे कंट्री में हाल ये थे कि अगर हम लोग 1951 की बात करें तो जितना भी, जिसको हम लोग कहेंगे कि इंडिया में तो उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम पे डिपेंडेबल है, तो टोटल जितने भी हो गए 100% थे। उन 100% में से 75% लोग ये एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेबल थे। आप सोचो कि इकोनॉमी का स्तर कहाँ था उस टाइम पे। अच्छा, वो 75% अब जो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेबल है, तो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंड रहने वाले ये 100% हो गए, बराबर है ना। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे जो भी, अब 100% हो गए। उसमें अगर हम लोग 3 कैटेगरी के फार्मर्स निकालें, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल फार्मर्स, इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स और उसके अलावा बड़े फार्मर्स। मार्जिनल किसे कहते हैं? मार्जिनल फार्मर हम उनसे कहेंगे जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन है, 1 एकड़ उससे कम, 1 एकड़ से कम, 1 से 3 एकड़ तक जमीन है तो वो स्मॉल फार्मर हो गए, और 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वो बड़े फार्मर। ये जितने हमें दिख रहे, पहली बात तो टोटल एम्प्लॉयज़ के 75% है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल। फिर जितने डिपेंडेबल है उसमें हमने मार्जिनल, स्मॉल और बड़े फार्मर्स को कैटेगराइज किए। 90% ऑफ फार्मर्स जो थे वो थे मार्जिनल, और उसके अलावा अगर टोटल अगर हम लोग 96-97% निकाले तो वो मार्जिनल एंड स्मॉल में आते थे, और जो बड़े फार्मर्स थे वो सिर्फ 3-4% थे। अब आप सोचिए कि इतने सारे लोग ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, लेकिन उसमें 3-4% ही जो है वो बड़े फार्मर्स है। तो आप सोचो कि उनके पास लैंड कितना होगा। अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो जितना प्रॉपर्टी इनके हाथ में था मार्जिनल, स्मॉल और बड़े फार्मर्स में, तो उसमें से 95% प्रॉपर्टी लैंड बड़े फार्मर्स के हाथ में थी, और सिर्फ 5% के आसपास जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के हाथ में थी। जो बड़े फार्मर्स थे वो कौन थे? तो उन्हें हम लोग कहते थे ज़मींदार। आज हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम एक्ट जो है वो एक्ट से जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि जब ज़मींदारी सिस्टम थी तो एक इंसान के हाथ में 3-3, 4-4, 5-5 गाँव मिला के ज़मीन रहती थी। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर इतनी ज़मीन एक पर्सन के हाथ में रहती थी, वो रहता था ज़मींदार। अब एक पर्सन जिसके हाथ में इतने सारी ज़मीनी हैं, और ऐसे कई लोग जिनके हाथ में ज़मीन का टुकड़ा है, वो कैसे मैसे बारिश का वेट करते हैं, बीज बोएंगे, बारिश आएगी, अगर इतने छोटे से पार्ट में अगर प्रोडक्शन हुआ तो कुछ खाएंगे या फिर भूखे मर जाएंगे। और ज़मींदारों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, आलीशान हवेली उनका, सारी चीज़ें। यहाँ क्या दिख रहा है? तो यहाँ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इनइक्वेलिटी दिख रहा है जो फाइनेंशियल बेसिस पे है। और ये इनइक्वेलिटी जनरेट कैसे हुई? अगर हम लोग देखें तो पास में जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि जितने ज़मींदार थे उन्होंने अपने जिसको हम लोग कहेंगे कि मेहनत से तो ज़मीन कमाई नहीं है। सब किंग्स एंड राजे रजवाड़े जो थे उन्होंने गिफ्ट दी हुए ये सब ज़मीनें थी। तो ये जो इनइक्वेलिटी थी, इस इनइक्वेलिटी को हम दूर कैसे करें? ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, और डीपीएसपीज में ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार लोगों के बीच में जो भी सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वेलिटी है वो दूर करे। आप देखो डीपीएसपी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है स्टेट पे कि आपने इनइक्वेलिटी को दूर करना है। अब इनइक्वेलिटी को दूर करना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? ये जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके हाथों से अगर वो ज़मीन ले सके तो शायद वो गरीबों को बांटे, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इक्वलिटी है। लेकिन अगर वो ऐसा करने जाए तो बात आएंगी फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आप समझ रहे हो कि गड़बड़ कितनी थी। अब लेकिन इस गड़बड़ के बीच का रास्ता तो निकालने का कोशिश तो करेंगे ही, बिल्कुल गवर्नमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। गवर्नमेंट को काम दिया है डीपीएसपीज को फॉलो करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सुप्रीम कोर्ट को काम दिया है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन देखना। यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसमें गवर्नमेंट और कोर्ट इनके बीच में क्लैशेस आने वाले थे, उसमें कोई दो राह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट करके आर्टिकल 31A 31B ऐड किए। 31 राइट टू प्रॉपर्टी को लेके हैं, AB को ऐड करके गवर्नमेंट ने ये राइट अपने हाथ में ले लिया कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पर्सन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को
अपने यहाँ डिपॉजिट कर सकती है। तो अब मामला हुआ कि ये तो आपके राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस गई। शंकरी प्रसाद इन्होंने केस डाले कि आप मतलब सरकार हमारे प्रॉपर्टी के राइट पे कैसे लॉज बना सकती है, क्योंकि जबकि फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाने का राइट पार्लियामेंट को नहीं है, ये इनका कहना था शंकरी प्रसाद का। लेकिन जब इस केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो इनके जजमेंट में ये था कि पार्लियामेंट के पास फुल राइट है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अपने हिसाब से चेंजेस ला सकती है। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि पार्लियामेंट पार्ट 3 में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो इनके जजमेंट के अनुसार पार्लियामेंट पार्ट 3 में अमेंडमेंट कर सकती है। तो यहाँ गेंद गई गवर्नमेंट के पाले में। लेकिन ये सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रह सकी, क्योंकि लगभग 15-16 साल बाद फिर एक केस आई सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस को हम लोग गोलकनाथ केस के नाम से जानते हैं। लेकिन मामला वही है कि अगर केस जारी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली गोलकनाथ केस जो गई थी वो क्यों, तो एक्चुअली 1967 में फिर से एक अमेंडमेंट हुई जो फिर से डिस्कशन वाला मतलब वो सब्जेक्ट बन गया था, और वो अमेंडमेंट था अमेंडमेंट नंबर 17th अमेंडमेंट को दिया गया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में। और 17th अमेंडमेंट ने क्या किया, तो यहाँ फिर से आर्टिकल 31A को उन्होंने स्ट्रांग करने की कोशिश की। स्ट्रांग मतलब सेंटर के पावर्स बढ़ाने की कोशिश की। अब 15 साल बाद 16 साल बाद फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकती है क्या, हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्या, पार्ट 3 में उनको अमेंडमेंट लाने का राइट है क्या, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से घुमा दिया। मतलब जो जजमेंट उनका 1951 में था उसके एग्जैक्ट अपोजिट जजमेंट उनका 1967 गोलकनाथ केस में दिखता है। वो ये कि उनका कहना यह है कि आर्टिकल 13 ये पूरी तरीके से स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस आए, ऐसे कोई लॉज बनाने का राइट ये पार्लियामेंट को नहीं है। तो इसी आधार पे पार्लियामेंट ये फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरा का पूरा एग्जैक्ट अपोजिट जजमेंट यहाँ गोलकनाथ केस में दिखता है हमें। अब यहाँ गोलकनाथ केस का जो जजमेंट है भाई, इन्होंने तो पार्लियामेंट के पैर हिला दिए। अब तो ऐसा है कि पार्लियामेंट के राइट्स ही कम हो गए। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि आप पार्ट 3 में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यहाँ हो गई गड़बड़। अब इस तरीके से अगर पार्लियामेंट पर रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आपका पार्लियामेंट भी पूरी कोशिश करेगा कि अपने राइट्स को वो वापस ले सके। और वो वापस लेने के लिए यहाँ पार्लियामेंट के तरफ से फिर होता है एक नया अमेंडमेंट। 1971 की बात है, अमेंडमेंट नंबर था 24th, और 24th अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने यहाँ पे 2 आर्टिकल्स ऐड ऑन किए, आर्टिकल 368(2) एंड 368(3). 368 के बाद ही 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। और अगर एकदम शॉर्ट में समझने जाए दोनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं, इतने लंबे प्रोसीजर को देखने से अच्छा अगर एकदम शॉर्ट में देखने जाए तो ये दोनों आर्टिकल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी तरीके से अमेंडमेंट करने का फुल राइट पार्लियामेंट को है। मतलब गोलकनाथ केस ने जो राइट पार्लियामेंट से छीन लिया था, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके वो राइट्स फिर से अपने तरफ ले लिया। 2 नए एक्स्ट्रा आर्टिकल्स ऐड किए और कह रहे हैं कि हम मतलब पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट या सेक्शन या आर्टिकल में किसी भी तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को फुल राइट है। तो अपने राइट्स को वापस लाने के लिए अमेंडमेंट हुआ, ये 2 आर्टिकल्स डाले गए। लेकिन यहां पार्लियामेंट ने जबरदस्ती राइट्स अपने हाथ में लिए अमेंडमेंट करके, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राइट फॉरएवर पार्लियामेंट के हाथ में ही रहेंगे। अब इसी 24th अमेंडमेंट को किया गया चैलेंज 2 साल के बाद, और अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था 1973 को, उसी केस को हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती केस।
केशवानंद भारती केस का जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को इतना न्यूट्रल दिया कि एक तरफ अगर हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट को राइट दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो पार्लियामेंट से राइट छीने भी जा रहे हैं। आप ये इस तरीके से, मतलब ऐसा इनका जजमेंट था कि जो बहुत ही न्यूट्रल दिखता हुआ हमें लगेगा। मतलब यहाँ तो ऐसा लगता है कि शंकरी प्रसाद केस और गोलकनाथ केस को मिक्सअप करके केशवानंद भारती केस का जजमेंट देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 24th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है ना, तब जाके केशवानंद भारती केस आया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन खुद पार्लियामेंट को ये राइट देते हैं कि पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इनका स्टेटमेंट तो यहाँ से चालू हो रहा है कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट पार्लियामेंट को देते हैं कि मतलब आपका पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये राइट्स उन्हें खुद अब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन आप भले ही अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड यूज किया गया, ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार ये वर्ड यूज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ही ऐसे कोई टर्म को इंट्रोड्यूस किया कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करने का राइट, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने का राइट, उस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने का राइट बिल्कुल पार्लियामेंट को नहीं जाएगा। और फिर पहले तो वो बताते कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का राइट पार्लियामेंट को नहीं है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है कि फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसी कारण पार्लियामेंट को ये राइट नहीं जाते कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाए। बेसिक स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे दिया कि ये देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स का आप बेसिक स्ट्रक्चर में है, आप बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते। अब यहाँ ज़रूरी बात कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डेफिनेशन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग किसे कहेंगे। लेकिन आज अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट दिखेंगी। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट आई कहाँ से? तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस गई, इसके बाद भी कई केसेस गए, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि हाँ ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी है। ऐसे कर करके आज बेसिक स्ट्रक्चर का जो है ना पूरा वो घड़ा जो भर गया, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट डाल ही रहा है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। आज सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम सारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसमें चेंजेस देखा जाए तो गवर्नमेंट नहीं ला सकती, लॉज नहीं बना सकती, अमेंडमेंट नहीं ला सकती है। हर बार के जजमेंट्स देते समय उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला, लेकिन शुरुआत हुई यहां से। ठीक है, आज पार्लियामेंट को भी नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता कि भाई हम ऐसा क्या करें या फिर क्या कर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से कहेंगे कि भाई कैसे हाथ लगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। किसी को पता नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया एटलीस्ट, जिसको हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा रूल जो लोगों के राइट्स को दबोचने की कोशिश करता है, उसको हटाने का काम बेसिक स्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ने फिर से पार्लियामेंट को हिला तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट भी तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट थोड़ी चुप बैठेंगी। ये जितने झगड़े हो रहे हैं ये पूरे टाइम पीरियड में लगभग जितने, मतलब ये 24th अमेंडमेंट करके राइट्स अपने पास लिए जा रहे हैं, इसके बाद अभी और एक हम लोग अमेंडमेंट देखेंगे, फिर से गवर्नमेंट ने अपने तरफ राइट्स लिए। ये सारे चेंजेस इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए। ये जितने झगड़े हुए मतलब एकदम मैक्स टू मैक्स, तब इंदिरा गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो उनके हाथ से राइट्स गए हैं उसको फिर से वापस लाने के लिए नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1976 42nd अमेंडमेंट, एंड 42nd अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने फिर से नए आर्टिकल्स ऐड ऑन किए, आर्टिकल 368(4) एंड 368(5). और फिर से अगर ये दोनों आर्टिकल्स को अगर हम लोग एकदम कम शब्दों में समझने की कोशिश किए
तो ये आर्टिकल्स कहते हैं, ये अमेंडमेंट की ये आर्टिकल्स बताते हैं कि पार्लियामेंट ने अभी जो चेंजेस किए वो चेंजेस ये बताते हैं कि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी अमेंडमेंट किया तो पार्लियामेंट के किसी भी अमेंडमेंट को देश के किसी की भी कोर्ट में किसी भी आधार पे कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि इनने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का राइट ही निकाल दिया। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हमने अमेंडमेंट किए तो इसको कोई पर्सन किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर पाएगा, ये सारा मामला पार्लियामेंट का रहेगा, पार्लियामेंट खुद देखेगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया, जो कि जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। मतलब ये अगर निकाल दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही हैंडीकैप हो गया। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट हुआ है इसलिए पार्लियामेंट या सरकार की ही चलेंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये जो अमेंडमेंट हुई 1976, इसको आंसर करने का काम 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि इसी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 1980 में, और उस केस को हम लोग कहते हैं मिनर्वा मिल्स केस। अब देखो इस केस का जजमेंट, बेसिकली मिनर्वा मिल्स केस में और भी बहुत सारे बातें थी, लेकिन दोनों अमेंडमेंट को या फिर दोनों आर्टिकल को चैलेंज दिया गया था कि 42nd अमेंडमेंट ने ये जो चेंजेस लाए हैं ये कितने वैलिड हैं, ये पार्लियामेंट कर सकता है क्या। तो ये जो आर्टिकल 368 और 364(5) था, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत प्रीशियस राइट है, और बेसिकली जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अगर यहां केशवानंद भारती केस ने क्लियर कर दिया है कि पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर को हटाने का या हिलाने का राइट है ही नहीं, तो आप हमारा जो रिव्यू का राइट है वो कैसे निकाल सकते हो। इस कारण आपके ये जो दोनों आर्टिकल्स है, ये दोनों आर्टिकल्स इनवैलिड है। तो ये डिक्लेयर करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है वो अपने पाली में लाई और पार्लियामेंट को यहाँ पे हैंडीकैप कर दिया। 368 4 एंड 5 दोनों इनवैलिड। मिनर्वा मिल्स केस के जजमेंट के बाद इतने ऐसे कुछ झगड़े हमें दिखते नहीं है गवर्नमेंट और कोर्ट में, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हुई उसके बाद। मतलब गवर्नमेंट ने भी कभी अपने एक्सेस पावर्स को यूज़ करने की कोशिश की नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि केसेस नहीं आए, केसेस बहुत सारे आए हैं। बदमाशी तो सरकार हर बार करेंगी, सरकार कोई भी रहे वो अपने राइट्स को अपने हाथों में और ज़्यादा पावरफुल करने की कोशिश करेंगी ही करेंगी। लेकिन फिर भी इसके 1 साल बाद फिर से एक छोटा सा केस आया था 1981 का, वामन राव केस के नाम से हम लोग जानते हैं, और इनका भी जजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लियर कर दिया कि भाई हर बार हमें अलग से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है नहीं कर सकती है। वामन राव केस ने ये डिक्लेयर किया कि भाई इसके बाद कभी भी अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स पे या फिर अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है नहीं कर सकती है, ये अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो सारे केसेस को लेके केशवानंद भारती केस का जजमेंट जो है वो लागू होगा। और केशवानंद भारती केस का जजमेंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। सीधा सीधा मामला। तो आपके वामन राव केस जजमेंट में ये कहा गया कि सारे केसेस को लागू होगा केशवानंद भारती केस का जजमेंट कि आप करो अमेंडमेंट, आपको राइट है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते। ये पॉइंट खुद अपने आप में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर है कि दुनिया भर में अगर हम लोग देखें तो हर कंट्री में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑफकोर्स अलग अलग होगा। जैसे इंग्लैंड या फिर इजराइल की बात करें तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस से अमेंडमेंट होता है, लेकिन वही अगर हम लोग यूएस या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही मतलब मुश्किल परिस्थितियों में होता है, मतलब बहुत ही रिजिड टाइप का होता है। और अगर इंग्लैंड में सिंपल टाइप से हो रहा है तो उनके पास एक ही टाइप है, सिंपल टाइप से ही वहाँ पे अमेंडमेंट होगा। अगर यूएस में रिजिड टाइप का होता है तो उनके पास एक ही टाइप है। मतलब किसी भी कंट्री में हम लोग जाएंगे तो एक ही टाइप से अमेंडमेंट होता है, लेकिन इंडिया में किसी एक टाइप से अमेंडमेंट नहीं। तो इंडिया में 3 अलग अलग टाइप से अमेंडमेंट
होते हैं। ये एक अपने आप में स्पेशलिटी। भले ही हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट सिस्टम को उठाया, लेकिन फिर से वही बात, हमने एज इट इज़ उसको रखा नहीं, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए और 3 अलग अलग टाइप से हमने अमेंडमेंट को रखा है। अगर हम लोग आर्टिकल 368 को देखें, क्योंकि आर्टिकल 368 में ही टाइप्स हैं अमेंडमेंट के, आर्टिकल 368 को देखें तो 368 एक्चुअली बताता है कि इंडिया में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप्स हैं अमेंडमेंट के। ये आर्टिकल 368 बताता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली 2 टाइप्स नहीं है, वो 3 टाइप्स हैं, जिन 3 टाइप से अमेंडमेंट होते हैं। लेकिन 3 टाइप में से 2 ही टाइप ये आर्टिकल 368 में आते हैं। जो एक तीसरा टाइप है उसको आर्टिकल 368 में आने वाला टाइप नहीं कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन होते 3 टाइप से अमेंडमेंट है। तो ये कौन से 3 टाइप्स हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी टाइप रहे, इसके पहले भी वैसे हमने पढ़ा ही है, कोई भी टाइप रहे, अमेंडमेंट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही है। तो यहाँ इंडिया में एक मामला बड़ा क्लियर है कि इंडिया में अमेंडमेंट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही है। मतलब सेंटर ही उस अमेंडमेंट के लिए जो है वो आगे बढ़ सकता है। यूएस जैसे सिस्टम इंडिया में नहीं दिखता है। यूएस में जो है उनके स्टेट भी इनिशिएटिव ले सकते हैं अमेंडमेंट करने के लिए इंडिया में, लेकिन वो राइट हमने स्टेट को नहीं दिया। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट के लिए आगे बढ़ सकता है। अगर फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट करना है, अगर पहले टाइप का अमेंडमेंट अगर हमें पूरा करना है तो ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। और सिंपल मेजोरिटी से पास होता है मतलब पार्लियामेंट की जो 2 हाउसेस है, लोकसभा जिसमें 543 सीट्स, राज्यसभा जिसमें 245 सीट्स। तो लोकसभा और राज्यसभा में हमने जो बिल रखा, जिसको ऑफकोर्स हम लोग अमेंडमेंट बिल कहेंगे, उस अमेंडमेंट बिल को अगर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया, राज्यसभा में भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया, और दोनों हाउस में जो सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाला अमेंडमेंट बिल है, फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाके अगर प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दे दिया तो फर्स्ट टाइप का अमेंडमेंट पूरा हुआ। अब उससे जब हम लोग कह रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो इसको भी समझना जरूरी कि सिंपल मेजोरिटी हम काहे की सिंपल मेजोरिटी मांग रहे हैं। मतलब लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ की सिंपल मेजोरिटी, मतलब ½ क्योंकि सिंपल मतलब ½ ना, मतलब 543 का ½ मतलब 273 क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जब हम लोग सिंपल मेजोरिटी मांग रहे हैं तो उस दिन, जिस दिन बिल पे वोटिंग होने वाला था, उस दिन जितने प्रेजेंट है उसमें से जितने वोट कर रहे हैं उसके सिंपल मेजोरिटी से ½ जितने लोग हैं उस दिन, फिर वो 100 लोग होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, उसमें से आधे लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोगों ने अगर वोट किया तो वो बिल पास हो गया। तो ये है सिंपल मेजोरिटी। उस दिन कितने लोग वहां पे है उसके सिंपल, टोटल स्ट्रेंथ के नहीं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का मेजोरिटी हम बस एक ही चीज के लिए मांगते हैं और वो है प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट, बाकी नहीं मांगते हम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से हम इस अमेंडमेंट प्रोसेस को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो आप सोचो कि कितना सिंपल प्रोसेस है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। और इसी कारण ये जो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है ना, इसी कारण उसे हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं कहते। लेकिन अमेंडमेंट तो होगा, लेकिन सिंपल प्रोसेस से होगा। तो पहले तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये डाउट बिल्कुल बन सकता है कि मतलब गवर्नमेंट के सामने ये जो अलग अलग 3 टाइप्स हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट की इच्छा है क्या कि गवर्नमेंट चाहे वो टाइप यूज़ करके अमेंडमेंट करेंगी? ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिक नोट किया है कि भाई ये पॉइंट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, इसमें ये मेजर अमेंडमेंट लागू हो सकता है, बाकी जो आर्टिकल्स है या फिर पार्ट्स है उसमें ये, और बाकी जो है उसमें ये। तो अगर इसकी बात करें सिंपल मेजोरिटी से, हम कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट और किस सेक्शन, किस आर्टिकल में चेंजेस कर सकते हैं, उसमें जितना इंपॉर्टेंट है 2-4 चीजें हम लोग नोट कर ले। तो लिखो, नया स्टेट रिफॉर्म करना है, स्टेट के बाउंड्रीज अगर ऑल्टर करनी है तो। इसके अलावा देखो, हमने कमीशन पढ़ा, डेलिमिशन कमीशन। और डेलिमिशन कमीशन बेसिकली एक इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया और सारी चीज़ वो डिसाइड करते हैं, हमने ऐसे पढ़ा है। तो जैसे आज अगर हम लोग लोकसभा के 543 सीट्स को देखें तो ये नंबर्स कैसे डिसाइड किए हमने किस सेंसस पे? 1971 के। लेकिन अभी
उसके बाद जो 2002 में कुलदीप सिंह डेलिमिनेशन कमीशन 4th कमीशन अपॉइंट हुआ था, उन्होंने कहा था कि 2026 तक चेंजेस नहीं लाना है, लेकिन उसके बाद तो लाना है। आज तो हम लोग 2026 में हैं, मतलब अभी उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक शायद डेलिमिनेशन आ ही जाएगा। वैसे भी गवर्नमेंट ने सेंसस का काम शुरू कर दिया ना, तो आ ही जाएगा रिपोर्ट। तो उसके बाद फिर एक कमीशन अपॉइंट होके बिल्कुल अब हमारे लोकसभा और इसके अलावा विधानसभा असेंबली, इनके जो नंबर्स होंगे वो रिवाइज होंगे। उसके पहले आप निकाल लो पोस्ट है, क्योंकि वो नया फिर बर्डन रहेगा कि भाई इसको भी ध्यान में रखना है, अभी चेंजेस हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। अब जो भी नए नंबर्स डिसाइड होंगे 845 850 ऐसा लोकसभा कहा जा रहा है कि इतने नंबर्स रहेंगे, समझ के चलो। अगर इतने रहेंगे तो फिर से आपको आर्टिकल नंबर 81 में चेंजेस करने पड़ेंगे ना, लोकसभा तो 81 में है तो चेंजेस है। तो अगर हम लोग नंबर्स भी रिवाइज कर रहे हैं, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइप का अमेंडमेंट रहेगा। देखो, लोकसभा और असेंबली के नंबर्स रिवाइज करने के लिए नहीं, असेंबली बस ये प्रपोजल रख सकती है कि पार्लियामेंट हमारे स्टेट में काउंसिल को बनाए या डिसॉल्व करे, इसके लिए असेंबली लाएंगी। जब वो लाएंगी तो हाँ, लेकिन वो असेंबली में रखा जाएगा, प्रपोजल वहां नहीं देगा, असेंबली में रखा जाएगा और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। इन्होंने स्पेशल मेजोरिटी से पास किए तो फिर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगा सिंपल मेजोरिटी से, तो फिर काउंसिल बनेगा या फिर डिसॉल्व होगा। ठीक है। सेकेंड टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सेकेंड टाइप जो स्पेशल टाइप है, तो ऑफकोर्स ये सिंपल मेजोरिटी था पहला, ये स्पेशल मेजोरिटी मांगा गया है, तो बड़ा सिंपल वाला मामला है, प्रोसेस वही रहेगा। बस यहाँ पे हम जो मेजोरिटी मांग रहे हैं वो सिंपल नहीं, मतलब हाफ प्लस वन नहीं, तो स्पेशल मेजोरिटी से अगर दोनों हाउसेस में पास होता है और प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं, हो गया अमेंडमेंट। अब यहाँ पे फिर से जब हम लोग स्पेशल मेजोरिटी बोल रहे हैं तो उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, जितने वोट कर रहे हैं उसके 2/3, पूरे टोटल स्ट्रेंथ के नहीं, जितने लोग वहां उस दिन प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसके 2/3। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट, लगभग 2/3 पार्ट इस टाइप से चेंज होता है, इस टाइप से मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 2/3 एरिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमारे हिसाब से हम एटलीस्ट तुम लोग याद रख पाओ वो काम की चीज़ें, अगर हम लोग देखें कि भाई किस में चेंजेस हम लोग ला सकते हैं इस टाइप 2 से, तो लिखो 2 पार्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस इससे हो सकते हैं, और पार्ट नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP, उसमें भी अमेंडमेंट। पार्ट टाइप 3, यहाँ लगभग पहले जो प्रोसेस है वो पार्ट या फिर टाइप 2 जैसे ही है, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस और थोड़ा बढ़ता है। पहली बात, टाइप 3 का अमेंडमेंट करना है तो आपको किस सिचुएशन में ये करना है पहले उसे समझिए। कोई भी वो प्रोविज़न है जो इंडिया के फेडरलिज्म को क्लियर कर रहा है कि भाई हाँ इंडिया एक फेडरल कंट्री है, वो सेक्शन, वो कंट्री जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इंडिया ये फेडरल कंट्री, फेडरल स्टेट है, उसमें चेंजेस लाना है तो आपको टाइप 3 का अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए आपको लैंग्वेज समझने के लिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। कोई ऐसा प्रोविज़न है जो प्रोविज़न में सेंटर के अलावा स्टेट से भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी उस प्रोसेस या फिर उस आर्टिकल, उस सेक्शन में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो वो चेंज करना है या नहीं करना है उनको पूछना ज़रूरी ना। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपके सेंटर स्टेट दोनों का कंसर्न लेना ज़रूरी हो सकता है या फिर होता ही है, उसको चेंज करना है तो आपको अमेंडमेंट तीसरा टाइप का करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, 2017 में GST बिल पास हुआ, GST एक्ट लागू हुआ, GST सिस्टम लागू हुआ, तो GST के नाम से आज 17 टैक्सेस है, 17 टाइप के टैक्सेस। अब 17 टैक्सेस में अगर कुछ मेजर टैक्सेस को निकालें तो उसमें सर्विस टैक्स है, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स है, उसमें स्टेट सेल्स टैक्स है, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स है, उसमें एंट्री टैक्स है, उसमें परचेस टैक्स है। तो स्टेट सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्सेस स्टेट के हैं। और सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा आपके सेंट्रल का अगर देखा जाए तो सर्विस टैक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल के हैं।
तो सेंट्रल और स्टेट के दोनों के अगर टैक्स हमने उनके हाथ से निकाल के अगर जीएसटी में डाले हैं तो हमें स्टेट को पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई आप देना चाहोगे क्या। अगर वो पास करते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है चलेगा, हमारे हाथ से ले जाओ, तो हम लोग डालेंगे, तो यहाँ उनका कंसर्न लेना जरूरी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा कि भाई सेंटर और स्टेट दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट है इसमें, इस मामले में। तो आपको उसमें चेंजेस लाने के लिए पार्ट 3 या फिर टाइप 3 का ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहला वर्ड क्या कहा, जहाँ पे आपको ये दिखे कि भाई ये जो क्लॉज है ये तो फेडरलिज्म क्लियर कर रहा है, और फेडरलिज्म क्लियर कब होगा, जब सेंटर और स्टेट का कनेक्शन रहेगा तभी तो होगा। उसमें चेंजेस लाना है तो आपको टाइप 3 का ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट करने के लिए सेम प्रोसेस देखा जाए तो लागू होता है कि दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, और उसके बाद जाएगा वो स्टेट के कंसर्न में। स्टेट के कंसर्न में जाएगा तो क्या हो बताता हूँ मैं, पर एटलीस्ट तो लिखो कि दोनों हाउस। तो यहाँ पार्लियामेंट के दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद, स्पेशल मेजोरिटी सेमी है ना मांगी गई है कि उस दिन जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उसके 2/3 मेजोरिटी से अगर पास होता है तो दोनों हाउस में पास होने के बाद, लेकिन वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। ये टाइप 3 का अमेंडमेंट है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास करने के बाद फिर वो जाएगा स्टेट्स के अप्रूवल के लिए। और स्टेट के अप्रूवल मतलब बेसिकली असेंबली के अप्रूवल के लिए। अब फिर हमें ये सोचना है, ये देखना है कि इंडिया में कितने असेंबलीज है, तो 31 असेंबलीज है। तो रूल ये है कि इंडिया में जितने असेंबलीज हैं उन असेंबलीज के अगर 1/2+1 असेंबलीज ने उसको अप्रूवल दिया तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अगर हम लोग 31 में से अगर 1/2+1 निकालें तो कितने असेंबलीज निकलते हैं, 16 असेंबलीज ने अगर उसे अप्रूवल दिया और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जो जा रहा है, प्रेसिडेंट ने फाइनली अप्रूवल दिया, तब ये अमेंडमेंट पूरा होगा। ये है टाइप 3। इसको जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो सेम जो जीएसटी बिल जो था 101th अमेंडमेंट, उस 101th अमेंडमेंट जीएसटी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने अप्रूवल देने के बाद जब वो स्टेट के पास गया था तो देश के 17 स्टेट्स ने उसे अप्रूवल दिया था। फर्स्ट स्टेट आसाम था, महाराष्ट्र 10th स्टेट था, लास्ट 17th स्टेट राजस्थान था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी स्टेट ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये बिल रिजेक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जितने असेंबलीज है उसमें से आधे से एक ज़्यादा, मतलब 16 ने जो भी अगर अप्रूवल दिया तो भी काम हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि जो टाइप 3 में हम पार्लियामेंट के दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी मांग रहे हैं, यहाँ जब असेंबली की बात है तो असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी नहीं, तो असेंबली में सिंपल मेजोरिटी मांगी जाती है। और अगर कोई बाइकैमरल स्टेट है, यहाँ आपको फंसाया जा सकता है। अगर कोई बाइकैमरल स्टेट है तो वहाँ तो असेंबली के साथ काउंसिल भी है, तो वो काउंसिल के भी कंसर्न के लिए जाता है क्या, नहीं, सिर्फ असेंबली। जैसे महाराष्ट्र में असेंबली काउंसिल दोनों है, असेंबली में आएगा ये बिल, काउंसिल का कोई कंसर्न नहीं है। और यहाँ हम बात इंडिया की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम नहीं रखा। हम ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी असेंबली से उसके 1/2+1 मतलब 16 असेंबली ने, अगर हम लोग यूएस जाते हैं तो यूएस में टोटल स्टेट से 50, मतलब उनके स्टेट लेजिस्लेचर है 50 लेजिस्लेचर। यूएस में फॉर्मूला ये है कि अगर वहाँ के सेंटर ने इनिशिएटिव लिया अमेंडमेंट को लेके, स्टेट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने लिया, वहाँ पास हुआ, पहली बात तो वहाँ का जो यूएस का जो कांग्रेस है, अब कांग्रेस किसको बोल रही है बताने की ज़रूरत नहीं है ना। हम जैसे हमारे लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कांग्रेस कह रहे हैं। वहाँ के कांग्रेस को अमेंडमेंट करने का राइट नहीं है। एक अलग बॉडी अपॉइंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बॉडी, और वो करता है अमेंडमेंट। लेकिन उनके अमेंडमेंट के बाद स्टेट के कंसर्न के लिए वो बात जाती है, और यूएस के टोटल स्टेट्स के 50 स्टेट्स के 3/4 स्टेट्स का अप्रूवल मिलना जरूरी। इतने स्टेट्स अगर 3/4 स्टेट, मोर देन 38 स्टेट्स अगर अप्रूवल देते हैं तो वो बिल पास होगा, या फिर वो बिल पास नहीं होगा अमेंडमेंट, है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसलिए तो इतने 250 सालों में 36 ही अमेंडमेंट दिख रहे हैं, है ना। इंडिया में है मुश्किल, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टेट जा रहा है तो 1/2+1, वो भी सिंपल मेजोरिटी। क्लियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल कि इसमें कौन कौन से वो पार्ट्स आएंगे या प्रोविजंस आएंगे जिसमें ऐसा रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस दिखता है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो सेंटर के साथ साथ स्टेट भी रहता है ना,
तो अगर उसमें चेंजेस लाने हैं तो आपने, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना, इसमें चेंजेस लाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के पावर्स। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली, समझने वाली है, वो ये कि स्टेट्स बस एक अमेंडमेंट को लेके इनिशिएटिव ले सकते हैं, अमेंडमेंट कर नहीं सकते। बस एक पॉइंट ऐसा है जहां पे स्टेट जो है वो इनिशिएटिव ले सकता है, बाकी कुछ भी रहे बिल्कुल स्टेट का कोई कंसर्न नहीं है। पार्लियामेंट देखेगा, थर्ड टाइप का भी जो अमेंडमेंट है उसमें लास्ट में स्टेट्स का कंसर्न लिया जा रहा है, पहले तो बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं ले सकता है। लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के, वो पॉइंट कौन सा, किसी भी स्टेट में काउंसिल, विधान परिषद अगर क्रिएट करनी या डिसॉल्व करनी है, उसके लिए वो असेंबली को ही इनिशिएटिव लेना रहता है। वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट ही करेगा, लेकिन काउंसिल को लेके इनिशिएटिव बस स्टेट ले सकता है। बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो फिर वो पूरा पार्लियामेंट का मैटर। हमने इसके पहले देखा है कि 108 आर्टिकल जो जॉइंट सिटिंग अरेंज करवाता है, अगर लोकसभा राज्यसभा इन दोनों हाउसेस में किसी भी बात को लेकर डिस्प्यूट है, एक हाउस ने बिल पास किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो प्रेसिडेंट के पास बीच का रास्ता है ना, प्रेसिडेंट दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग अरेंज करके उस बिल को पास किया जा सकता है कि इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल अमेंडमेंट बिल है और अमेंडमेंट बिल को लेके पार्लियामेंट के हाउसेस में अगर डिस्प्यूट्स हैं, तो वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग अरेंज नहीं कर सकते। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है इसको लेके, अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं अरेंज हो। प्रेसिडेंट के अप्रूवल की बात करेंगे, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मतलब हमने देखा है कि जब पार्लियामेंट किसी भी बिल को पास करते हैं, अब टाइप्स ऑफ बिल भी अलग अलग है ना, मतलब ऑर्डिनरी बिल है, अमेंडमेंट बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है। कोई भी बिल अगर पास होता है और अगर वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है, तो देखो हमने इसके पहले देखा है ना कि प्रेसिडेंट को तो अलग अलग वेटोज है, एब्सोल्यूट वेटो है, पॉकेट वेटो है, सस्पेंसिव वेटो है ना वेटो मामला। अच्छा, वेटो यूज करना मतलब क्या, उस बिल को रोकने की कोशिश करना। तो अमेंडमेंट बिल को लेके प्रेसिडेंट के पास भी ऐसे ही एब्सोल्यूट, पॉकेट, सस्पेंसिव वेटो है क्या, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट के पास कोई वेटो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के लिए पास गया है अप्रूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट ने उस बिल पे तुरंत जो है वो अप्रूवल देना है, वो डिले भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने डिले किया तो हम उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा सकते कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, और फिर हम लगाएंगे उनके ऊपर आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। तो डिले भी नहीं कर सकते, वो उन्हें झट से पास करके उसको वापस देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला था, ये रिस्ट्रिक्शंस प्रेसिडेंट पे 24th अमेंडमेंट ने डाला है। ये याद रखो, अमेंडमेंट बिल है तो आपने तुरंत उसको अप्रूवल देना है, आप डिले नहीं कर पाओगे। तो हर बिल पे वेटो है प्रेसिडेंट को, ऑर्डिनरी रहे, मनी रहे, फाइनेंशियल रहे, इस पे नहीं है। इसमें कोई वेटो यूज़ नहीं कर पाते हैं वो, उन्हें सीधा सीधा अप्रूवल देना पड़ेगा। फोर्थ, एक बात आ सकती है कि भाई अगर अमेंडमेंट बिल है तो ये अमेंडमेंट बिल सिर्फ पब्लिक बिल ही है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई प्राइवेट मेंबर भी रख सकता है। तो ये पब्लिक बिल या प्राइवेट बिल दोनों रह सकता है, मतलब कोई मिनिस्टर भी रख सकता है इस बिल को, या फिर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रख सकता है। जो हमने थर्ड टाइप देखा है अमेंडमेंट का, उसमें हमने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने अगर वो बिल पास किया और जब स्टेट के कंसर्न के लिए छोड़ दिया जाए, तो स्टेट को कितने दिन के भीतर उसे अप्रूवल देना है, उसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है स्टेट्स को, कि आपने कितने दिनों के अंदर आपने इस बिल को पास करना है। तो कोई वैलिडिटी ही नहीं है, कोई डेड एंड ही नहीं दिया है। तो अगर स्टेट्स ने अगर उस बिल को असेंबली में रखा ही नहीं, तो वो बिल आज नहीं तो कल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्टेट्स को कोई हमने वैलिडिटी नहीं दिया कि आपने कितने दिन के अंदर उस अमेंडमेंट बिल पे सोच विचार करना है, बिल्कुल नहीं। वो फर्स्ट पॉइंट तो हमने रख ही दिया कि सिर्फ पार्लियामेंट ही इनिशिएटिव ले सकता है। कि अच्छा, हर कंट्री में पार्लियामेंट मतलब वहाँ के लेजिस्लेचर ही ले सकता है, ऐसा नहीं है, हर कंट्री में अलग अलग है। स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, पता है वहाँ पे कौन लेता है इनिशिएटिव अमेंडमेंट के लिए? आम सिटीजन्स,
उनका राइट है। ये जो वहाँ का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सब चंगू मंगू है उनके सामने। आम सिटीजन्स कहेंगे अमेंडमेंट करना है, इतना पावर्स वहाँ के सिटीजन्स को दिया है, हमें पहले ये तो समझे अमेंडमेंट क्या है, तो हम इनिशिएटिव लेंगे कि अमेंडमेंट करना है कि नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनको पता रहता है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, जो नहीं है वो अच्छे पढ़े लिखे भी हो गए, एमएस हो गए, जिनको पता ही नहीं लेकिन कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या लेना देना है। मामला ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम लोग कहेंगे एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ के तो हमने लोगों को दे दिया, यूएस में चले जाओगे तो वहाँ के लोगों को नहीं है, वहाँ के लेजिस्लेचर को भी नहीं है, वहाँ पे एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अरेंज होता है जब अमेंडमेंट की बात आती है। लेकिन इंडिया में ठीक है, हमने बाकायदा पार्लियामेंट के हाथ में सौंपा है कि आप करिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बस लिखना है कि कहीं भी जाओगे दुनिया में एक ही सिस्टम हमें मिलेगा, एक ही सिस्टम एक ही टाइप मिलेगा इंडिया में, लेकिन 3 अलग अलग टाइप से अमेंडमेंट की जा सकती है। ये हुए साइलेंट फीचर। आप नेक्स्ट हेडिंग देख के रख दीजिए, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने मतलब पूरे के पूरे देखने की ज़रूरत नहीं, जितने इम्पोर्टेंट है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट